हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर कर्मचारियों को 1 जनवरी 2023 से दे 4% की डीए की किश्त देने का ऐलान किया है। साथ ही सभी लंबित मेडिकल बिल जारी करने की भी बात कही है। वहीं ओपीएस के दायरे से बाहर एनपीएस कर्मचारियों और अधिकारियों के डीए के भुगतान की भी सीएम ने घोषणा की है, जिससे एनपीएस के तहत 1300 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इससे सरकारी खजाने पर लगभग 600 करोड़ का भार पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने अक्टूबर महीने की सैलरी व पेंशन को 4 दिन पहले 28 को ही देने की घोषणा की, जिसका भुगतान 1 नवंबर और 9 नवंबर को होना था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ट्रेजरी ओवर ड्राफ्ट नहीं हुई है, मीडिया में गलत खबरें चली हुई हैं। वित्तीय अनुशासन के लिए सरकार ने पिछले महीने कुछ आर्थिक बदलाव किए थे। हिमाचल प्रदेश में किसी भी तरह का आर्थिक संकट नहीं है, बल्कि वित्तीय स्थिति पहले से बेहतर हो रही है। विपक्ष बेवजह कांग्रेस सरकार की छवि खराब करने में लगा हुआ है। और दशहरे की आप सब लोगों को शुभकामनाएं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। पिछले दिनों विधानसभा सत्र था और विधानसभा सत्र के समय हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी। उस स्टेटमेंट के अनुसार जो हमारे सरकारी कर्मचारी थे जिनकी सैलरीज कैश फ्लो के कारण मिसमैनेजमेंट हुई थी, उसको हमने रेगुलेट किया। और उस समय भी मैंने अपनी स्टेटमेंट में ये कहा था कि हमें फिस्कल डिसिप्लिन और फिस्कल प्रूडेंस से आगे बढ़ना है। और हमारी वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन हम अनुशासन में रह के वित्तीय स्थिति को ठीक करना चाहते हैं। इसलिए कई सालों से 3 करोड़ रुपया हमारी सैलरीज और पेंशन्स का ब्याज के रूप में जाता रहा। हमने उसको ठीक किया और उस ठीक करने के बाद हमने ये कहा कि कुछ समय के लिए हमें अपनी सैलरी और पेंशन्स को 2-4 दिन के लिए डिले करने का हमने प्रावधान अपनी स्टेटमेंट में किया। और उसमें हमने एक सिंबॉलिक कहा कि जो सरकार नेतृत्व करती है, जो सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के सदस्य, वो सबसे पहले सिंबॉलिक 2 महीने के लिए अपनी सैलरी को नहीं देंगे ताकि वित्तीय अनुशासन में रहकर आगे बढ़े। 2 महीने का हमने अधिकतम समय रखा है। और 2 महीने से पहले जिस प्रकार मुख्यमंत्री के अलावा मैं एक फाइनेंस मिनिस्टर भी हूँ, फाइनेंस मिनिस्टर के नाते मेरा अलग दायित्व है और मुख्यमंत्री के नाते मेरा अलग दायित्व है। उन परिस्थितियों को हमने बड़ी अच्छी तरह अध्ययन किया। और मैं बार बार कहता हूँ कि हम व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर जा रहे हैं। हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। और इस संदर्भ में मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि दीपावली भी है और दीपावली की भी आप सब लोगों को शुभकामनाएं। और हिमाचल प्रदेश के सभी निवासियों को, प्रदेशवासियों को दशहरे की भी बहुत शुभकामनाएं और दीपावली की भी बहुत शुभकामनाएं। हिमाचल प्रदेश के जो सरकारी कर्मचारी हैं वो किसी ना किसी रूप में प्रदेश की सेवा करते रहे। पिछले कई सालों से कई चीज़ों के लिए वो संघर्ष करते रहे। कईयों के मेडिकल बिल कई सालों से पड़े होते हैं, मेरे पास कई बार आए कि हमारे मेडिकल बिल दिला दीजिए। हमारी सरकार ने और मंत्रिमंडल ने हमने ये फैसला किया है, सरकारी कर्मचारियों के जो भी मेडिकल बिल होंगे उन्हें तुरंत प्रभाव से जो भी पेंडेंसी है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बाद प्रदेश सरकार द्वारा ओपीएस लागू करने से लगभग
1,15,000 कर्मचारियों को लाभ प्रदान किया गया है, ओपीएस लागू। किंतु कुछ अधिकारी तथा कर्मचारी अभी भी एनपीएस के तहत है। महंगाई भत्ते को नियमित रूप से ना दिए जाने के कारण इनके एनपीएस अंशदान में यथोचित वृद्धि न होने के कारण इन्हें पेंशन संबंधी लाभ में भविष्य में हानि उठानी पड़ सकती है। जो 1300 के करीब हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, उन 1300 के सरकारी कर्मचारी एनपीएस के तहत है। उनमें जो उनका अंशदान है उसमें वृद्धि के कारण उनको नुकसान होता है। अतः सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है कि भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए जाने महंगाई भत्ते की दरों को एनपीएस अधिकारी तथा कर्मचारियों को प्रदान किया जाएगा। इस बारे में हमने 10/10/2024 को आदेश जारी कर दिए गए हैं। इससे लगभग 1364 अधिकारी तथा कर्मचारियों को लाभ होगा। ये जो ओपीएस के दायरे में ना आकर एनपीएस के दायरे में होते हैं, उनको इसका लाभ होगा। इसी तरह 75 वर्ष से अधिक की आयु के जितने भी पेंशन कर्मचारियों का एरियर की बात है, उनका सारा एरियर प्रदान कर दिया जाएगा। मैं प्रदेश सरकार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को 1/1/2023 से दे महंगाई भत्ते की 4% की किस्त देने की घोषणा करता हूँ। इससे प्रदेश के 1,80,000 कर्मचारी और 1,70,000 पेंशनरों को लाभ होगा तथा सरकारी कोष पर जो आने वाला अभी जो वित्तीय वर्ष है 600 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। मैं दीपावली के शुभ अवसर के मद्देनजर यह भी घोषणा करता हूं कि प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को जो 1 तारीख को पे मिलती है और 9 तारीख को पेंशन मिलती है, क्योंकि दीपावली हमारा सबसे बड़ा त्यौहार होता है, हम इनकी जो पेंशन हुआ है जो अगले महीने अक्टूबर में मिलनी है वो इन्हें नवंबर में मिलनी है, उन्हें 28 अक्टूबर में देने की भी घोषणा करता हूँ। यानी कि उनकी जो पेंशन है, जो पे है, वो हम 4 दिन पहले उनको दे रहे हैं। यानी कि इस महीने की 28 तारीख को सभी कर्मचारियों को पेंशन भी मिलेगी, जो रिटायर हो चुके हैं, और जो सरकारी में है उन्हें पे भी मिलेगी। और जो प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के जो वेतन एयर की अतिरिक्त किस्त ₹20,000 की अदायगी भी इस वित्तीय वर्ष में करने की मैं घोषणा करता हूँ। इसी तरह प्रदेश के 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों का पूरा बकाया एयर देने की भी घोषणा करता हूँ। इस वित्तीय वर्ष में सरकार वेतन और पेंशन एरियर पर कुल जो और भी कुछ हमने परसेंटेज बनाई है, उसमें 202 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। तो ये जिस प्रकार का आकलन आप लोग कर रहे थे, ये आकलन करने से पहले थोड़ा सा आप सभी, आपको नहीं मैं कहूँगा, कुछ पत्रकार बंधु दिल्ली तक खबरें चला रहे थे, और कुछ तो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण भी हैं, वो तो फाइनेंस का पूरे रखते हैं। हमारी ट्रेजरी अभी तक ओवरड्राफ्ट नहीं हुई। मैंने कहा कि पिछले साल हमने 11 दिसंबर 2022 को जब हमने सत्ता संभाली, 1 महीने तक मैं और मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने, जिस समय गंभीर वित्तीय स्थिति थी, उस पर चर्चा की। चर्चा करने के बाद हम बनाया
और आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रखी, जिसकी की पहले बजट में आपको कल्पना की। पर आपने उस बजट में, क्योंकि वो बदला हुआ बजट था, उस बदले हुए बजट को आपने सोचा पता नहीं किस दिशा में आगे बढ़ेंगे, और एक साल के भीतर 2023-24 में 2200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व कमाया। 2024-25 में उसमें कितने % की वृद्धि हो रही है वो 31 मार्च 2025 को पता लगी। लेकिन पूरे चैनल में ऐसा लगा कि तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। जब हमने मंत्रियों की विधानसभा के सत्र में और मुख्यमंत्री की 2 महीने की सैलरी रोकने की बात की थी, तो मैंने कहा ये सिंबॉलिक, हम जो 4 दिन का जो फिस्कल मैनेजमेंट है इसके लिए कर रहे हैं, उसके बाद कर्मचारियों की करेंगे, क्योंकि हम हिमाचल प्रदेश की सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन उसका उल्ट इतना प्रचार किया गया, उल्ट देखने के लिए इतना सब कुछ कहा गया। ऐसा कुछ नहीं है। हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति अच्छी है, और हम बार बार कहते हैं कि 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा, और 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और मजबूत अमीर राज्य बनेगा। ये मैं अभी से नहीं कह रहा, आप तो सारे मुझे सब रिकॉर्ड पहले दिन से मेरी आप स्टेटमेंट देखना। तो ये हम सरकारी कर्मचारी को 4% हमने जो डीए दिया है, और जो मेडिकल बिल का पूरा भुगतान कर दिया है। आने वाले समय में आप और भी चीज़ें देखेंगे जो अभी भविष्य के गर्भ में आपको छिपी है, जो हम आने वाले समय में कराएंगे। सुधार की प्रक्रिया प्रदेश में पूर्णतः जारी है, फैसले लिए जा रहे हैं, पर उससे आम आदमी को असर नहीं हो रहा है। हम कड़े फैसले ले रहे हैं, उससे आम आदमी को हासिल नहीं हो रहा है। अभी तक हमने जो बिजली के बिल, जो बिजली की सब्सिडी बंद करने की बात कही है, वो अभी 75 लाख कर्मचारी जो 300 यूनिट से ज़्यादा 300 यूनिट खर्च करते हैं, उनकी अभी सब्सिडी को कोई बंद नहीं किया गया। जो हमने कैबिनेट में फैसला किया, कोई बंद नहीं किया गया। और जो पानी के बिल की बात की गई है, अब बताइए कि 5 स्टार होटलों को और बड़े बड़े उद्योगपतियों को 1 रुपया प्रति यूनिट सब्सिडी देने की कोई बात नहीं होनी चाहिए। पानी के बिल की उनको सब्सिडी देने की बात नहीं होनी चाहिए। जो करोड़ों रुपया टैक्स देते हैं, जो 10-10 लाख रुपया इनकम टैक्स देते हैं, उनको भी फ्री देना चाहिए। किनको देना है हमने फ्री? जो आम आदमी है, जो गांव में रहने वाला गरीब आदमी है, जो गांव में रहने वाला किसान आदमी है, जो सही मायने में डिजर्व करता है, उसको हमारी सरकार पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी काम करेगी। और जहां उनको ज़रूरत होगी कि ये इनका बिल नहीं भुगतान कर सकते, उस स्थिति में हम उनके बिल के भुगतान करने की स्थिति में भी हमारी सरकार उनको करेगी जो डिजर्व करते हैं। इसी संदर्भ में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की सरकार प्रदेश के कर्मचारियों का, प्रदेश के किसानों का, प्रदेश के बागवानों का, प्रदेश के मजदूरों का, प्रदेश की महिलाओं का, प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर पैदा हों, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। और निश्चित तौर पर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उनको उनके बारे में पूछा जाना चाहिए था। चुनावों से पहले 5000 करोड़ की रेवड़ियां बांटी गई। ये तो वो बात हुई, इस बार मैं देख रहा था, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप देखिए ना कि हर चीज में ब्याज 5 रुपए कम कर दिया गया, बिजली फ्री कर दी गई, मुफ्त की पानी की योजना ला दी गई, 900 के करीब इंस्टीट्यूशन खोल दिए गए, और फिर खूब खुश होते हैं कि प्रदेश के धन को हमने लुटा दिया है। और लुटाया भी ऐसा कि आने वाले भविष्य की युवा पीढ़ी के लिए कोई नया रास्ता छोड़ने की बात नहीं की। हम यहाँ सत्ता में ना प्रदेश की संपदा को लूटने देंगे, ना लुटाने देंगे, जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसीलिए मैंने कहा कि आरबीआई बता सकता कि हमने कब ओवरड्राफ्ट किया, फाइनेंस मिनिस्टर बता सकती थी कि हमने कब ओवरड्राफ्ट किया। झूठ के सहारे जब राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की जाती है, तो ऐसा उसके बारे में उन्हें विचार करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति बोले, क्योंकि जो हमारी ट्रेजरी है वो तो आरबीआई के साथ अटैच्ड है, हर चीज का पता लग जाता कि कहाँ है। तो इसलिए हम आपको कहना चाहते हैं कि प्रदेश ने
प्रदेश के कर्मचारियों के हित में, पेंशनों के हित में ये फैसला किया। और 28 तारीख को, पिछली बार हमने 5 को दी थी और 9 को दी, इस बार हमने 28 तारीख को दे दी। ये सब चीज़ें हम सरकार के हित में कर रहे हैं, आत्मनिर्भर हिमाचल को आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो मुख्यमंत्री जी ने भी ठीक कहा कि वो तो परेशान है बेचारे, ये हो क्या रहा, मैं कैसे रहूं। वो परेशान है और वो झूठ पर झूठ के सौदागर बन चुकी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी से झूठ बुलवा देते हो, फिर नड्डा जी के पास आज चले जाते हैं, वहां झूठ बुलवा देते हैं। आज भी नड्डा जी आए, कुछ बोला, उनको समझ आ गया कि मैंने झूठ बोला है। तो ये सब चीजें जो है ना, वो उनको बोलने दीजिए। अब ट्रॉमा सेंटर में हमने कैजुअलिटी डिपार्टमेंट का अपग्रेड किया, किसी ने नहीं सोचा, वो भी रहे। हमने उसे डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन बनाया। और कैजुअलिटी में क्या होता था, एक बेड पर 2-2 लेटे होते थे। आप देखना कैजुअलिटी में। और उसमें क्या होता था, जो डॉक्टर ड्यूटी देता था वो एसआर शिफ्ट कर रहा होता था, उसकी 72 घंटे लगातार ड्यूटी होती थी। 8-10 घंटे बाद तो हमारे को नींद लग जाती, दिमाग थक जाता है। हमने वहाँ क्या किया, आपको मैं परिवर्तन बताता हूँ। हमने 8 घंटे डॉक्टर की ड्यूटी लगाई, 8 से 9 घंटे हो सकती है। कई पेशेंट को कई बार 1 घंटा ज़्यादा लग सकता है, किसी के ऑर्थो का पेशेंट आया 2 भी लग सकते हैं, सीरियस नेचर का आएगा तो 2 भी लग सकते हैं, लेकिन 8 से 10 घंटे की भी ड्यूटी लगाई। और वहाँ उस हिसाब से डॉक्टरों की अपॉइंटमेंट की 24 घंटे के हिसाब से 3 डॉक्टर रहेंगे 24 घंटे में, और 30 डॉक्टर वहाँ अभी लगा दिए। डॉक्टर पेशेंट का रेशो वर्ल्ड क्लास करने की दिशा में हम आगे बढ़े। और स्टाफ नर्स, एक स्टाफ नर्स 12 पेशेंट को देखती है, 12 पेशेंट को देखती है एक स्टाफ नर्स। हमने कहा कि वर्ल्ड प्रैक्टिस क्या है, उन्होंने कहा कि स्टाफ नर्स 6 पेशेंट को देखती है। उसके हिसाब से 400 स्टाफ नर्सेज की पोस्टें वहाँ सैंक्शन की, 120 डॉक्टरों की पोस्टें वहाँ सैंक्शन की। अभी तक 720 पोस्टें अकेले आईजीएमसी मेडिकल कॉलेज में स्वीकृत की है और 500 पोस्टें टांडा में की। पहले हम 2 हॉस्पिटल को अच्छा बनाना चाहते हैं, उसके बाद जो 4 हॉस्पिटल है अगले फेज में हम 4 हॉस्पिटलों को अच्छा बनाएंगे। रिसोर्स मोबिलाइजेशन को लेकर क्या